हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। वी आर बैक विद अनदर वीडियो और एक नई सीरीज़ हमने शुरू की है जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था। इस सीरीज़ का नाम है द जीनी रिसर्च सीरीज़। इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं, हम कुछ स्टॉक्स को लेंगे, उसको अच्छे से डिकोड करेंगे फॉर यू टू अंडरस्टैंड वेदर द स्टॉक इज़ गुड फॉर यू और नॉट। एंड उसके हिसाब से it will help you, of course. This stock, we do not want to make any video which will make you understand whether you want to buy it or not, but हाँ, आपका डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करेगा। सो ऑल्सो कुछ IPOs हैं जो आ रहे हैं, आई थिंक विच आर इम्पॉर्टेंट, जिनकी क्वालिटी अच्छी है, तो उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। जनरली अगर आप मेरी राय देखेंगे तो बहुत लोग हैं जो IPO में पैसे डालते हैं जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। शॉर्ट टर्म गेन्स का मतलब ये है कि आप अगर कोई IPO आया है और आप क्या करते हैं कि उसमें पैसे डालते हैं और जैसे ही वो लिस्ट होता है 1-2 दिन में उसको बेच देते हैं। देखिए, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो IPO का लॉट होता है वो 14, 15 या 20 हज़ार मैक्सिमम होता है। अगर आप 100% रिटर्न भी देखेंगे तो 20 हज़ार रुपये ही कमाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से आपका जो फोकस है वो हट जाता है। जो फोकस बड़ी पिक्चर है, बिग पिक्चर है, आपको जो स्टॉक में जो जो देखने का नज़रिया है स्टॉक का, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। एंड ये सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी लोगों को मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, एंड आप लोग भी सुनते हैं, मैं उन सबकी बात कर रहा हूँ कि सबकी सेम राय है। एंड कभी आप ट्राई कीजिए, अगर आप शॉर्ट टर्म गेन के बारे में सोच रहे हैं तो आप एनालाइज कीजिए कि क्या आप बिग पिक्चर देख पा रहे हैं उस स्टॉक के पीछे। अगर आप ले रहे हैं, बेच रहे हैं, अगर आप 100%, चलिए बहुत अच्छी बात है, बेस्ट टू बेस्ट सिनारियो में आपको 100% गेन हो भी जाता है, तो भी आपको क्या लगता है कि 100% जो स्टॉक गेन कर रहा है आप उसको बेच देंगे तो वो 200% आपको कैसे कमा के देगा, 300% आपको कैसे कमा के देगा? तो ये सोचने वाली बात है। एंड आई थिंक इसकी वजह से ही जो अगर शॉर्ट टर्म गेन्स को देखता है, 5-10% के लिए देखता है, डेली बेसिस पे खरीदता बेचता है, आई थिंक दे कैन नॉट सी द बिग पिक्चर एंड प्रॉब्ली वहीं से वो बड़ा पैसा नहीं बना पाते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन्स देखना है तो शायद आप अपनी गाड़ी चेंज कर पाएंगे, बट जो फाइनेंशियल फ्रीडम होती है शायद वो ना ले पाए, एंड या तो फिर वेल्दी या रिच ना बन पाए। तो उसके बारे में आप ज़रा सोचिए। अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के लिए पीछे भागते हैं तो आई थिंक यू शुड स्टॉप। ओके, आइए इस IPO के बारे में बात करते हैं। IPO का कंपनी का नाम है सेलो वर्ल्ड एंड ये 2018 में फॉर्म हुई थी। बट जो सेलो ग्रुप है वो 1962 में आया था, जिससे ये जुड़ी हुई है या प्रॉब्ली इससे निकली हुई है। तो जो मैनेजमेंट है वो अराउंड 60-70 ईयर्स एक्सपीरियंस है। और ये किस चीज़ में काम करती है? ये काम करती है ट्रेडिंग हाउसवेयर, इंसुलेटेड वेयर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, क्लीनिंग एड एंड राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि टिफ़िन हो गया, बॉटल्स हो गई, इन सब में काम करते हैं ये। क्लीनिंग एड में ग्लव्स हो गए या वाइपिंग इक्विपमेंट्स हो गए, ब्रूम हो गए, इसमें भी काम करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में भी काम करते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग है जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपने सेलो के पेन के बारे में सुना होगा। मुझे याद है जब मैं स्कूल में हुआ करता था तब उस टाइम पे पहली बार सेलो का जो पेन है वो ग्रिप के साथ आया था, एंड हम लोग इतने एक्साइटेड होते थे वो पेन यूज़ करने के लिए। तो वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। तो ये सेम सेम कंपनी है जो सारी छोटी छोटी चीज़ों में, जो आपके रोज़मर्रा के हाउस होल्ड चीज़ें हैं उसमें है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक FMCG जैसी ही कंपनी है, जो आपको डेली बेसिस पे जो आप यूज़ करते हैं उसमें ये आता है। बट हाउएवर जो टर्नओवर है, जैसे आप देखें, अगर मैं कोई सोप लेता हूँ या तो फिर कोई चॉकलेट लेता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड चॉकलेट वुड बी कि सोप मेरे को शायद 1 हफ्ता 10 दिन मैं यूज़ कर सकूँ, चॉकलेट तो मैं सेम टाइम खा के ख़त्म कर सकता हूँ। सेम वे अगर आप ये देखेंगे, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये डेली बेसिस पे आप यूज़ करते हैं, बट इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। अगर लाइफ बहुत ज़्यादा है तो आप खरीदेंगे उसको टाइम के बाद। जैसे कि हम AC की कंपनी के भी बारे में बात करते हैं, या तो फिर
ऑटो एंसिलरीज में बैटरीज के बारे में बात करते हैं कि जब आप वो बैटरीज खरीदते हैं फिर वो 5 साल तक चलती है। वैसे ही जब आप एक अच्छी बॉटल सेलो का प्रोडक्ट अच्छा माना जाता है अगर आपने यूज़ किया है तो, कि अगर आप कोई बॉटल लेते हैं या कोई टिफ़िन लेते हैं तो वो कम से कम 2 से 3 साल चल जाएगी, अगर ऑफ कोर्स आप रफ़ यूज़ ना करें तो वो एक सोचने वाली बात होती है। ये एक नज़रिया होता है जो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसको उसको उसके प्रोडक्ट्स का जो साइकिल है, बाइंग साइकिल है, उसमें भी ध्यान देना चाहिए। दिस इज़ जस्ट अ फंडामेंटल एनालिसिस एंड आई होप आपने ये पॉइंट नोट किया होगा। ओके, ये 5 लोकेशन से बेचते हैं एंड इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 13 जगह पे है, और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी है इनकी। अभी मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद का है तो उसमें आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। आपका लुकआउट जो मैनेजमेंट का जो फोकस है वो थोड़ा सा डिवाइडेड हो जाता है। इमेजिन कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, और वो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, मैंने 10 बंदे रखे हुए हैं, मैंने फैक्ट्री रखी हुई है, रेंट पे लिया हुआ है एंड आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे ध्यान देना पड़ेगा मेरी सेल ऊपर जा रही है नहीं जा रही है, अकॉर्डिंगली मेरे को इधर पे ध्यान देना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी के पीछे ध्यान देना पड़ेगा, मैनेजमेंट के पीछे ध्यान देना पड़ेगा, यूनियन के पीछे ध्यान देना पड़ेगा, लोकेशन के पीछे ध्यान देना पड़ेगा। बट दूसरा सिनारियो अगर हम देखें जहाँ पे मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ, मैं बोलता हूँ ये मेरा प्रोडक्ट है, ये आपको बना के देना है, ठीक है, उसमें वो खाली अपना प्रॉफिट लोड करता है और मुझे दे देता है। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे अगले महीने अगर मुझे लगता है कि मेरी कम सेल होगी तो मैं उसको खाली इतना बताऊंगा कि मेरी कम सेल होने वाली है, तो आपको उस हिसाब से मुझे इतने यूनिट्स देने हैं। दैट्स इट। ना मुझे लेबर की टेंशन, ना मुझे मेरा वेयर हाउस की टेंशन, ना मेरा फैक्ट्री की टेंशन, मेरे को कोई चीज़ की टेंशन नहीं है, ठीक है। और मेरा फोकस जो मैनेजमेंट का फोकस है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो सेल पे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक और चीज़ है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आप खुद रखते हैं तो उसमें आपको जो एसेट है, आपकी एसेट क्वालिटी है, वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस में ध्यान देनी चाहिए कि अगर किसी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपको कॉस्ट, मैनेजमेंट का फोकस एंड काफ़ी सरदर्द भी बढ़ जाता है। अगर आप खुद उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं तो यू जस्ट नीड टू पे। लेकिन आप ये भी देखिए कि जब मैं B2B, क्योंकि जिसको मैं कॉन्ट्रैक्ट दूंगा दैट इज एज गुड एज B2B, बिजनेस टू बिजनेस, नॉट B2C। तो बिजनेस टू बिजनेस में मेरे पास पूरी एक्सेल शीट रेडी होगी कि मुझे उसको कितना देना है और मैं उसको इतना ही दूंगा जितने में वो जी सके, क्योंकि मेरे को पता है कि उसको कॉस्ट कितना है, कितना उसको प्रॉफिट बनना चाहिए, कितना ये होना चाहिए, कितना वो होना चाहिए, तो मुझे सब पता है एट द एंड एंड मैं उसके हिसाब से ही उसको रखूँगा, ठीक है। तो ये मेरे लिए अच्छा है अगर मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। ओके, हाउएवर इनकी खुद की है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। और ये डायरेक्टली भी सेल करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी सेल करते हैं। ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू सेल करते ही होंगे आप, अगर कोई टपरवेयर या किसी टिफ़िन बॉक्स की शॉप में जाएंगे तो इनका रहता ही है प्रोडक्ट। अगर आप किसी स्टेशनरी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पेन होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, ये भी सेलो की आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी देखने वाली बात ये है कि अगर कोई ऐसी कंपनी लिस्ट होती, जैसे FMCG प्रोडक्ट लिस्ट होता, कोई कंपनी लिस्ट होती, तो मैं कंपेयर कर सकता था। अगर कोई मोटर कंपनी लिस्ट होती, ऑटोमोबाइल कंपनी, तो मैं ऑफ कोर्स कंपेयर कर सकता था। बट यहाँ पे डायरेक्ट कंपटीशन वाली कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है और जो पूरा मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज मार्केट है। बट जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइज मार्केट में ये बिज़नेस काफ़ी फैल सकता है। क्वालिटी जो है उस पे आजकल लोगों का ध्यान ज़्यादा है। ऑफ कोर्स पैसे, आपको पता ही है कि पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास, लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए एंड आई थिंक सेलो इज़ गुड, एंड उसका जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा है।
तो आपको ये समझना चाहिए कि जब मार्केट ऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा तो आई थिंक सेलो इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट और प्रॉब्ली द बिगेस्ट कंपनी, बिगेस्ट प्लेयर इन द मार्केट। एंड जब भी मार्केट छोटा होता है और वो एक्सपैंड हो रहा होता है तो आपको उसी प्लेयर के साथ रहना चाहिए जो सबसे बड़ा है मार्केट में, ठीक है, एंड फिर आप उसके साथ ग्रो करते हैं काफ़ी अच्छा। ओके, कमिंग डाउन टू द फैक्ट कि अभी ये लोग एक और नई फैसिलिटी खड़ी कर रहे हैं राजस्थान में जो कि ग्लासवेयर में है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, बोरोसिल जो है जिसमें आपने देखा होगा कि सारे ग्लासवेयर्स होते हैं, उसको भी ये कंपटीशन देने की कोशिश करने वाला है। सो आपने देखा कि इनके वेरियस सेक्शंस में इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं, जनरली हाउस होल्ड एरिया में, और अब ये ग्लासवेयर में भी डाल रहे हैं, ठीक है। आइए इनकी रेवेन्यू की बात करते हैं। 2021 में 1050 करोड़ था। 2022 में 1359.2 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जंप है ईयर ऑन ईयर। एंड 2023 में 1796.7 करोड़। तो ये जंप बहुत अच्छा है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी जब अपने आप को लिस्ट करती है तो वो कोशिश करती है कि उसके नंबर्स अच्छे हो तभी वो लिस्ट करती है, वरना वो पोस्टपोन कर देती है अपनी लिस्टिंग। बट जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मुझे ये ओवरऑल प्रोडक्ट एज अ कंपनी मुझे तो अच्छी लगती है और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख सकता हूँ, बिकॉज इट इज़ इनटू B2C, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ इनटू क्वालिटी प्रोडक्ट्स, डेली प्रोडक्ट्स, इतने महंगे प्रोडक्ट्स नहीं है। एंड खाली एक ही इशू है, प्रॉब्ली दो इशू मेरे को यहाँ तक अभी दिखे हैं, वो है कि सबसे पहला खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना, दूसरा कि इनका जो प्रोडक्ट साइकिल है वो थोड़ा लंबा है, ठीक है। आइए टोटल एसेट की बात करते हैं। 2021 में 1147 था क्रॉस, इन 2022 1334 क्रॉस, एंड 2023 में 1554 क्रॉस। डेट टू इक्विटी देखते हैं, 2021 में था 5.11 एंड 2023 में 0.62। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी इंप्रूवमेंट है। ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो 2021 में 22.68, 2022 में 22.22% एंड 2023 में 21.54%। इसकी कंपैरिजन आप बोरोसिल से कर सकते हैं अगर आप जाएंगे। मुझे जो मैंने कंपैरिजन करी है, दिस स्टैंड्स अहेड ऑफ बोरोसिल इन एवरी फ्रंट। इसका जो आप पी देखेंगे विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40-45 के आसपास आ रहा है, विच इज़ स्टिल गुड अगर आप देखें B2C प्रोडक्ट में, B2C मार्केट में। मुझे तो इसका ना महंगा है ना सस्ता है, पी अच्छा लग रहा है। अगर आप मेरी राय देखेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ या करने की सोच रहा हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको लिस्ट होने के 2-3 क्वार्टर जाने के बाद मैं इसको देखूँ और इसको फॉलो करता रहूँ, और जब मार्केट में डिप आए तब मैं इसको अच्छे से ले लूँ, ताकि मैं उसको रखूं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, जो 2-2.5 हज़ार से 5,000, 6,000, 10,000, 15,000 अगले 10 से 12 साल में जाने का होप है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा करेगा उस मार्केट में। बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट और नेगेटिव बात ये है कि IPO जो है 1900 का है और OFS पे है ये सारा। दैट मीन्स कोई जो 19 करोड़ रुपए का जो IPO है वो सारा पैसा जा रहा है कहाँ पे? स्टॉक होल्डर्स हैं, जो कंपनी की मैनेजमेंट है, जो ओनर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके पास जा रहा है। ये कंपनी में पैसा नहीं लगेगा। तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ये सोच समझ के देखना पड़ेगा कि ये पैसा उनके पास थोड़ा सा भी कंपनी में क्यों नहीं जा रहा है। हाउएवर कंपनी इज कैश रिच, बट दैट डज नॉट मीन दैट द कंपनी डज नॉट रिक्वायर मनी टू ग्रो। अगर आप देखेंगे कि तो ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फंड्स। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मुझे एज अ कंपनी बहुत अच्छी लग रही है।
जो इंडस्ट्री है, जो पर्टिकुलर फील्ड है वो बहुत अच्छा है। कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, कंपनी का मैनेजमेंट है काफ़ी इंटैक्ट, स्ट्रॉन्ग, रेवेन्यू भी अच्छे दिख रहे हैं। बट तीन चीज़ जो है मुझे थोड़ी सी खट रही है। पहली चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसको भी स्टिल मैं सोच सकता हूँ कि मैं उसको छोड़ दूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दूँ। उसके बाद ये है कि इस कंपनी का ओएफएस पे है, सारा पैसा जा रहा है शेयर होल्डर्स के पास, जो ओनर्स के पास, वो अपना शेयर बेच रहे हैं। कोई भी पैसा, कोई भी पैसा जो है, जो आईपीओ में आ रहा है, वो डायरेक्टली कंपनी के पास, कंपनी के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है। एंड मोर इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका जो प्रोडक्ट साइकिल है वो भी काफ़ी लंबा है। अगर कोई ये प्रोडक्ट ख़रीदता है तो मेरे हिसाब से 6 महीने, 1 साल तो मिनिमम ये प्रोडक्ट चलते हैं। हाउएवर सेलो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको यूज़ करना चाहिए, आपको देखना चाहिए। मेरे को एक बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि यूज़ करने से कि विजय केडिया साहब जो है, उन्होंने अपने बच्चे को, बच्चा मीन्स बेटा जो अभी बड़ा हो गया है और उनकी शादी हो गई है, तो उन्होंने उनको एक ऐसी फैसिलिटी में भेजा था, हनीमून प्रॉब्ली शादी के बाद, जहाँ पे उन्होंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उसकी फैक्ट्री थी। तो उन्होंने बोला तुम जाओ वहाँ पे, कुछ मत करो, बस वहाँ पे रहो, सो दैट द इंडस्ट्री, द कंपनी अंडरस्टैंड्स कि जो ऑफ कोर्स डायरेक्टर है या शेयर होल्डर है, मेजर शेयर होल्डर हैं, वो हैं यहाँ पे, तो उससे एक फैक्टर आता है कि कंपनी में काम होगा। एंड ऑफ कोर्स वो ऑब्जर्व करने आए थे चीज़ों को। तो आपको भी अगर कोई प्रोडक्ट में या किसी इंडस्ट्री में या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आपको उनका प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, सो दैट अगर आपको अच्छी फील आ रही है तो ऑफ कोर्स वो प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा करेगा। तो आपको इस हिसाब से देखना चाहिए। ओवरऑल मैंने आपको एक अच्छी सी इंसाइट दे दी है, मेरा अपनी राय दे दी है, पॉजिटिव नेगेटिव्स बता दिए हैं। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आपको क्या करना है। अगले वीडियो में मिलते हैं।